नमस्कार दोस्तों, आज कहानी और किरदार के इस अंक में प्रस्तुत है हरिशंकर परसाई जी की लिखी हुई कहानी रोज़मर्रा का मामला। तो आइए शुरू करते हैं कहानी। प्रोफेसरों और रीडरों की एक कॉन्फ्रेंस थी। कॉन्फ्रेंस शब्द सम्मेलन से लगभग 10 गुना गरिमा वाला होता है, क्योंकि सम्मेलन छोटे पढ़ाने वालों का होता है और सेमिनार तथा कॉन्फ्रेंस बड़े पढ़ाने वालों का। पहले गरीब शिक्षक एक मुहावरा था, अब ये मुहावरा कुछ लोगों पर ही लागू होता है, यानी कि उन पर जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल में पढ़ाकर 6 घंटे ट्यूशन करते हैं। मगर मेरी एक बात समझ में नहीं आती। एक गरीब कहलाने वाला हाई स्कूल के शिक्षक से जब मैंने पूछताछ की कि मुझे 2 कमरों का एक मकान चाहिए, तो उन्होंने जो कहा उसका आशय ये है, देखिए, हम तो हर साल 50 लड़के ट्यूशन और नकल से नंबर बढ़वा कर पास करवा रहे हैं। अब अपने 2 मकान हैं, ईश्वर की दया से 500 रुपया किराया आता है। आप अपने ही आदमी हैं, जो देना चाहे दे दीजिए। घर आपका ही है, 2 कमरे हैं, बाथरूम है, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। आप घर में ही खाना खाइए, जो उचित समझें दे दीजिएगा। आप तो स्वयं बुद्धिमान हैं, मगर हम चाहते हैं कि इसे सरकार किसी दफ्तर के लिए ले ले, जिससे आपसे तिगुना किराया मिले। वैसे आप रहिए, मैं उस मकान को किराए से ले लेता, पर इसलिए नहीं लिया कि आत्मीयता के बावजूद उन्होंने कहा था आप स्वयं बुद्धिमान हैं। इस वाक्य से प्रबुद्ध समाज में मैं बहुत घबराता हूँ, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं होता कि आप बुद्धिमान हैं। इसका मतलब होता है आप निहायत ही बेवकूफ़ आदमी हैं, जिनके पास आजकल 2 कमरे भी नहीं हुए और हम आप जैसों को बेवकूफ़ बनाते हैं। फिर उनकी बीवी और 2 लड़कियों को देखा, उन्हें ऊन लाकर देने में मेरी कलम घिसाई की आमदनी का बड़ा हिस्सा चला जाता। मैंने 5 मिनट में ही समझ लिया। मैंने अति विनम्रता से उनसे कहा, मेरी इतनी हैसियत कहाँ जी, मैं एक अच्छे अपार्टमेंट को किराए से ले लूँ। आपके स्नेह के बाद भी। बात मैंने प्रोफेसरों और रीडरों के सेमिनार से शुरू की थी, पर मास्टर पर आ गया। यूँ तो दोनों एक ही वर्ग के हैं, बेचारा लेक्चरर, बेचारा रीडर, बेचारा प्रोफेसर। ये 20 साल पुरानी बातें हो गई हैं। अब सीनियर लेक्चरर या रीडर के घर फ्रिज होता है, प्रोफेसर के पास कार और सेलर भी। यूँ तो मैंने ऐसे रीडर भी देखे हैं जो फ्रिज बरामदे में रखते हैं, जिससे सड़क से निकलने वाले को दिख जाए कि इनके पास फ्रिज है। उनका वश चले तो कार को ये फाटक पर ही टांग दे। मैं दया और प्रार्थना के सिवा क्या कर सकता हूँ कि हे ईश्वर कहलाने वाले कोई, मैं तुझे नहीं मानता, क्योंकि मैं नास्तिक हूँ। मैं नहीं मानता कि तुम में इतनी क्षमता है कि तू हर केचुए का भला कर सके, पर जिनका तुझ पर अटूट विश्वास है उन्हें तू सपने में ही इतना ज्ञान तो दे ही सकता है कि फ्रिज घर में कहाँ रखना चाहिए। तू सर्वशक्तिमान है, पर उन्हें ये ज्ञान नहीं दे रहा। मैं देना चाहता हूँ। तब क्या तुम इस्तीफा देकर सर्वज्ञानी, अंतर्यामी और सर्वशक्तिमान का पद मुझे दे दोगे? मैं ये मजाक कर रहा था। कोई सर्वशक्ति या सर्वज्ञानी नहीं है, पर मजाक करना मेरी आदत है और मेरा विटामिन भी। मैं विटामिन की गोली खा रहा था, ये मजाक करके। सबको जो जीना चाहते हैं इस गोली का सेवन जरूर करना चाहिए, हंसने की विटामिन की गोली का। तो मैं बात कर रहा था प्रोफेसरों और रीडरों के एक शैक्षणिक सम्मेलन की। बड़े बड़े विद्वान शिक्षाविद आए थे। मैं उनके सामने अपने को हीन समझता था। कहाँ ये करोड़ों युवकों के गुरु और कहाँ मैं एक कलम घिसू लेखक। थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा, सोचा समझा है, पर इसी कारण तो अपने को ज्ञानी मानने की बेवकूफ़ी नहीं करता। ज्ञान आदमी को हमेशा इस बेवकूफ़ी से बचाता है कि वो अपने को ज्ञानी ना समझे। जिस राज्य में पेडागॉग लोगों की मीटिंग थी, वहीं मैं डेमागॉग भी था, बल्कि उसी शहर में था। सारे प्रदेश के छात्रों की हड़ताल से सिर फूट रहे थे। अध्यापकों की हड़ताल भी थी, लड़कों के ही नहीं, डीनों के भी सिर फूट रहे थे। उसी समय एक लेखक का सम्मेलन भी वहीं था। मैं लेखक के नाते कई बातें जानना और समझना चाहता था, लिहाजा एक गवार लेखक की तरह
मुझसे चौगुने कपड़े और ठाठ वाले इन विद्वानों के आसपास छात्र की तरह मौका निकालकर घूमता रहता और बातें सुनता रहता। आखिर ये इतने गंभीर लोग किस राष्ट्रीय समस्या में उलझे हैं? तो मैं बराबर विद्वानों की बातें लॉन में टहलते हुए या कैंटीन में नाश्ता करते वरते हुए एक शुद्र जिज्ञासु की तरह सुनता रहता। नतीजा मेरे अनुभव का ये है कि अलग अलग गुट वहां पर थे। तो ये अलग अलग गुट क्या बात कर रहे थे, बताता हूं आपको। गुट संख्या 1, उनके बीच जो बातचीत हो रही है मैं आपसे बात करता हूं। और क्या हाल है? ठीक है, पर इस बार जयपुर से पेपर नहीं आया। पता नहीं क्या हो रहा है आजकल। पूना से भी मुझे हर साल पेपर आता था, पर इस साल नहीं आया। भाई यह सब पतन हो रहा है। गुट संख्या नंबर 2, जो गुट संख्या 1 की बौद्धिक शत्रु है, उनके बीच क्या बातचीत होती है वो सुनिए। अरे वो साला कह रहा था कि किसी से कि मुझे इस बार जयपुर का पेपर नहीं मिला। ठीक है, पर जब मुझे जोधपुर का पेपर नहीं दोगे तो भाई मैं तुम्हें जयपुर का पेपर क्यों दूंगा? ठीक बात है ना। अब जब तुम पूना और बंबई से समझौता किए हो तो राजस्थान से क्यों उम्मीद करते हो? ठीक कहते हो। बात सिद्धांत की है। अच्छा, ये बात बताओ कि मॉडरेशन के लिए तो तुम मुझे बुला रहे हो ना? हाँ हाँ, पक्का पक्का। आपका हमारा संबंध कोई आज का ही थोड़े है, पर इस साल बीए पार्ट 1 का पेपर ही भेजिएगा। कॉपियां थोड़ी ज्यादा होती हैं। अब तीसरे गुट की बातचीत सुनिए। आप अच्छे हैं जी? आपकी कृपा है। बच्चे भी अच्छे हैं जी? हाँ जी, सब अच्छे हैं, आपकी कृपा है। और क्या हालचाल है? हालचाल क्या कहें, डॉक्टर त्रिपाठी ने हमें काट ही दिया। आप कोशिश करें तो कोई पेपर हमें भी मिल सकता है। पूरी कोशिश करूंगा। आप तो आगरा ही लौटेंगे ना? जी हाँ, मैं आपको पहुंचते ही पेठे का पैकेट भेजूंगा। आपको आगरा के पेठे बहुत पसंद है ना? ज्ञानियों और गुरुओं की बातें सुनने के बाद मेरे हाथ में प्रिंसिपल का टाइपिस्ट एक अखबार दे गया। और मुझ जैसे के हाथ में ही क्यों दे गया? अखबार में सुर्खियां थी, छात्रों पर लाठीचार्ज, गोली चलने से 2 मरे, प्रोफेसरों पर लाठीचार्ज, 2 प्रोफेसरों की हालत चिंताजनक, डीन की नाक पर लाठी का वार। मैं बहुत परेशान था। ये क्या हो रहा है? प्रोफेसरों और डीन तक पिट रहे। मैं उदास बरामदे में बैठ गया, पर जिन्हें उदास होना था वे बगीचे में तरह तरह के फूल सूंघ रहे थे और बगीचे की तारीफ कर रहे थे। गुड गार्डन, अ वेरी वेल मेंटेन्ड, क्वाइट ए वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। मुझे लगा कि इस देश में सामान्य आदमी के खून का उपयोग फूलों को रंग और खुशबू देने के काम आ रहा था। कुछ और काम उस खून से नहीं हो रहा। इस समय इन फूलों को लड़कों और अध्यापकों के खून का रंग दिया जा रहा था। बड़ी ताजगी है। मैं गमगीन बैठा था। तभी एक साहब आए, कहने लगे, क्या आपका नाम हरिशंकर प्रसाई है? किसी ने उनसे कह दिया होगा कि यह बड़ा बदमाश आदमी है, वरना वे नम्र ना होते। मैंने कहा, जी हाँ, क्या आज्ञा है, सेवा बताइए। वे बोले, हम लोगों की एक मीटिंग है, आप भी शामिल हो जाएं तो कृपा होगी। मैंने कहा, इसमें कृपा या अकृपा का क्या सवाल है? सवाल उपयोग का है। अगर मेरा उपयोग हो तो मैं जमादारों की मीटिंग में भी कई सालों से जाता रहता हूँ। जब भी वे चाहते हैं मैं चला जाता हूँ, पर आपकी इस मीटिंग में मेरा कोई उपयोग है? वे बोले, देखिए, आप लेखक हैं, बुद्धिजीवी हैं, हम सब एक हैं, आपका उपयोग है। मैंने कहा, नहीं, आप और मैं एक से बुद्धिजीवी नहीं हैं। आप तनख्वाह वाले बुद्धिजीवी हैं, मैं बिना तनख्वाह का बुद्धिजीवी हूँ। ना मेरी पहली तारीख होती है और ना 31 तारीख। वे हंसे। व्यंग लेखक को वे एक उल्लू मस्खरा समझते थे। मैं इस बात को जानता हूँ, ये वे नहीं जानते थे। खैर, मैं गया उस मीटिंग में। सब ने बड़ा आदर दिखाया। मैंने कहा, हम बुद्धिजीवियों के सामने बड़ी बड़ी चुनौतियाँ हैं, हमें उनका समाधान खोजना चाहिए।
वरना इतिहास ये कहेगा कि संकट काल ने, संक्रांति काल में इस देश के बुद्धिजीवी ने देश की करोड़ों जनता को धोखा दिया। मेरी बात पर ताली बजी। बात चिंता की थी पर बज रही थी ताली। इसके बाद जो कार्यक्रम शुरू हुआ ये उनकी महत्वपूर्ण आपसी चर्चा थी। हाँ, यूँ तो यूपी में क्या पे स्केल चल रहा है, मैसूर में प्राइवेट कॉलेज में क्या पे स्केल है, यूजीसी नए साल में कितना अतिरिक्त ग्रांट देने वाली है। हमारे प्रांत में तो 3 महीनों से प्राइवेट कॉलेजों में तनख्वाह ही नहीं मिली। कारण है पॉलिटिक्स। हमारे यहाँ बिना डॉक्टरेट के रीडर ही नहीं बनाते। ये क्या धांधली है। मैंने एक बार टोका, क्या आप लोग इस छात्र और सामान्य शिक्षक की समस्या पर भी विचार करेंगे? आपने आज का पेपर तो पढ़ा ही होगा। अध्यक्ष ने कहा, लड़के उधम तो करते ही रहते हैं जी, हम उसमें क्या करें। लाठी भी चलती है, गोली भी चलती है, हड़तालें भी होती हैं, लोग मरते भी हैं। ये तो रोज़मर्रा का मामला हो गया है जी। मैंने कहा, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, पर रीडर, सीनियर रीडर, पेपर सेटिंग, मॉडरेशन, पेपर आउट, नंबर बढ़ाना, यह भी रोज़मर्रा का ही मामला हो गया है। अध्यक्ष चौंके। बाकी लोग जरा देर सन्नाटे में बैठे रहे। वे मुझसे मीठी बातें सुनना चाहते थे, पर मैं अपने स्वभाव से लाचार हूँ। तब मैंने कहा, सही है, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं ये सब। मेरी भी आदत रोज़ 11 बजे सो जाने की है। मैं सो जाऊँ तो आप लोग मुझे माफ़ जरूर कर देंगे, क्योंकि ये भी मेरा रोज़मर्रा का ही मामला है, जैसे आपके लिए दूसरे रोज़मर्रा के मामले हैं। और मैं कमर तक झुककर, हाथ जोड़कर, उठकर बाहर चला गया। तो दोस्तों, ये थी हरिशंकर परसाई जी द्वारा लिखित कहानी रोज़मर्रा का मामला। आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल राजकला मंच को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं कहानी और किरदार के अगले अंक में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।